गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पत्रकारिता दर्पण नवंबर की। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? नए उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? सीपी राधाकृष्णन जी। ये हमें याद रखना है, सीपी राधाकृष्णन। ये अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, उसके बाद इन्हें चुना गया है। ये चुने कब गए हैं? इसके पहले थे धनखड़ जी। क्या करेंगे? उपराष्ट्रपति कौन थे इसके पहले वाले? पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। इन्होंने इस्तीफा दिया था। जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा से सीट हुई थी खाली, जिसके बाद हुआ चुनाव और जीते कौन है? सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पर चुनाव के क्रम में हमें जानना पड़ेगा कुछ बातें, प्रोसीजरल रूप से पता होनी चाहिए। जैसे उपराष्ट्रपति के लिए जो कैंडिडेट थे, कैंडिडेट का मतलब उम्मीदवार, तो कितने उम्मीदवार थे? दो। एक एनडीए का था और एक इंडिया अलायंस का। तो इंडिया अलायंस के थे बी सुदर्शन रेड्डी। ये जज हैं, पूर्व जज हैं। और इधर के उम्मीदवार थे सीपी राधाकृष्णन। राधाकृष्णन ये किसके उम्मीदवार थे? एनडीए के। एनडीए को लीड कौन कर रहा है? बीजेपी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और ये जो बी सुदर्शन रेड्डी थे, ये कैंडिडेट किसके थे? इंडिया अलायंस के। इंडिया अलायंस के जो है उम्मीदवार थे। तो ये विजेता हुए कौन? सुदर्शन रेड्डी। और ये बने उपराष्ट्रपति चुने गए। और इनको कितने वोट मिले थे? 452 वोट इनको मिले थे और इन्हें मिले थे मात्र 300 वोट। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए जो इनके जो चुनाव का निर्वाचक मंडल होता है वो कौन होता है। इसमें एक तो आपको योग्यता ही पता होना चाहिए। पहले उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए? तो सबसे महत्वपूर्ण योग्यता आपको चाहिए 35 वर्ष की उम्र। ये याद रखना है जो आपको पूछा जाता है। दूसरा, इनको चुनने के लिए निर्वाचक मंडल कौन कौन शामिल होता है इसमें, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। निर्वाचक मंडल में सभी सांसद शामिल होते हैं। सांसद मतलब संसद के सदस्य। तो संसद के सभी सदस्य शामिल होंगे। सभी क्यों लिखा गया? इसलिए क्योंकि इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों शामिल हैं। मनोनीत हो या निर्वाचित हो। अगर ये निर्वाचक मंडल इनका चुनाव कर रहा है उपराष्ट्रपति का, तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनता जब चुनती है तो प्रत्यक्ष चुनाव है। चुनाव इनका कौन करवाएगा? चुनाव करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग। और दो बातें उपराष्ट्रपति के बारे में, जैसे उपराष्ट्रपति शपथ कौन दिलवाएगा? तो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं राष्ट्रपति महोदय। और इस शपथ का उल्लेख कहाँ पर है? जो आर्टिकल है 69, अनुच्छेद 69 में उल्लेख है, ना कि जो थर्ड शेड्यूल होता है उसमें। प्लस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है और उसको सैलरी भी सभापति की मिलती है। इसी राज्यसभा का जो सभापति होता है यही वेतन उसको मिलता है। इसी पद का वेतन मिलता है, मतलब ये उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं। तो वेतन कौन सा मिलता है उसको? राज्यसभा के सभापति का मिलता है। अगर हम बात करें हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसके बाद चुने गए थे, ये 10 वर्ष तक रहे, 1952 से 62 तक। इसके बाद बने थे जाकिर हुसैन। तो दो एक नाम तो आपको याद ही रखने हैं कम से कम, जो कि आपके काम के हों। तो ये हो गए उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और इनका टेन्योर अभी देखना है हमें, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो 5 वर्ष होता है। तो 5 वर्ष के लिए उपराष्ट्रपति रहेंगे। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर सम्मेलन। संयुक्त कमांडर सम्मेलन। ये कौन सा है सम्मेलन? 16th। तो आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन स्थल, वेन्यू था कोलकाता। कोलकाता में कहाँ पर? विजयदुर्ग। ये अभी नाम बदला गया है पिछले साल। किसका नाम है? विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम जो स्थापना हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज हम लोग पढ़ते हैं, वहीं फोर्ट विलियम है, तो उसी फोर्ट विलियम का नाम बदला गया था। और यहीं पर हेडक्वार्टर, ये विजयदुर्ग जो है वो हेडक्वार्टर है किसका? पूर्वी कमान का, ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, पूर्वी कमान का मुख्यालय है। इसमें और क्या पता हो हमें? इसका थीम क्या था? थीम का हिंदी होता है विषय। विषय था ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर। इंग्लिश में याद रखेंगे तो कीवर्ड पकड़ लीजिए कोई सा, जैसे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है और रिफॉर्म्स हैं, तो आप टिक कर सकते हैं। हिंदी में थोड़े से कभी कभी डाउट्स आ जाते हैं। और लास्ट सम्मेलन कहाँ हुआ था इनका? पिछला सम्मेलन इनका हुआ था 2023 में। कहाँ? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट है SSLV का वाणिज्यिक उत्पादन। इसके बारे में हम लोग पिछले दर्पण में पढ़ चुके हैं। वंस अगेन सेम न्यूज है। किसके द्वारा किया जाएगा? अब तक तो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, होप सो। HL के द्वारा। HL क्या है? फुल फॉर्म ही आपको पता हो एटलीस्ट। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये है
डिफेंस सेक्टर की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। डिफेंस सेक्टर की PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो डिफेंस का काम करती है। जैसे अभी इसके पास जैसे एक प्रोजेक्ट चल रहा है आमका वाला AMCA, ये एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और एक तेजस का चल रहा है, इसके बारे में आज ही हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तेजस मार्क 1A, इसके लिए सरकार ने इनको टेंडर दे रखा है। अब इनके पास एक्स्ट्रा क्या है, SSLV। ये क्या है, S फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये हो गया SSLV। काम क्या है SSLV का, ये छोटे रॉकेट लॉन्चर हैं, छोटे लॉन्चिंग व्हीकल। स्मॉल से पता ही चल रहा है क्या है, छोटे लॉन्चिंग व्हीकल हैं। क्या लॉन्च करेंगे इनसे, सैटेलाइट को, छोटे वाले सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। सैटेलाइट्स कितनी दूरी तक के लॉन्च कर सकते हैं, कितने किलोग्राम तक लॉन्च कर सकते हैं, तो छोटे सैटेलाइट का मतलब 500 केजी तक के सैटेलाइट्स, इनका वजन 500 किलोग्राम तक है, वो इससे हम कर सकते हैं। कितनी दूरी पर, 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो दोनों ही 500 याद रखेंगे। आपको लगभग ऊंचाई ये वैरी करती है, तो आप थोड़ा सा इसके आसपास ही लगाएंगे अगर आता है तो बेहतर। अगर लिखना और तो लियो में लॉन्च कर सकते हैं। लियो ऑर्बिट होती है, लो अर्थ ऑर्बिट। पृथ्वी के चारों ओर जो कक्षाएं बनी हुई हैं उसमें से एक लियो है। और कौन सी होती है, जैसे लियो है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये 3 कक्षाएं हैं जो आपको स्पेस साइंस में पढ़ाई गई होंगी। तो यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं इनको। इसको बनाया कौन है, ये टेक्नोलॉजी बनाई किसने है। सैटेलाइट बनाने का काम कौन करता है, रॉकेट बनाने का काम इसरो करता है। तो इसरो के द्वारा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी, टेक्नोलॉजी दी जाएगी किसे, HL को। इसका समझौता हो चुका है और HL क्या करेगा, SSLV का उत्पादन करेगा। तो कमर्शियल उत्पादन शुरू करेगा जो इसरो लेके अपना लॉन्च करेगा। यहाँ पर इसरो के बारे में जब जानकारी हमें मिल रही है तो इसरो की एक कमर्शियल आर्म है, उसका क्या नाम है, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन। तो ये हो गया इसके बारे में। इसकी जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है वो किया गया है इन स्पेस के द्वारा। इन स्पेस क्या है, इसरो की ही एक इकाई है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत काम करती है। मतलब बेचने का काम ये करती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत है। इन स्पेस इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, इसी ने टेंडर निकाला था और टेंडर उसको दिया गया है। हमें इसका फुल फॉर्म याद रखना, किसके अंदर काम करता है ये पता होना चाहिए। तो ये हो गया SSLV के बारे में। नेक्स्ट क्या है, एक है नए नौसैनिक केंद्र का उद्घाटन। नए नौसैनिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है,
मतलब नया जो नौसैनिक केंद्र बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया गुरुग्राम में। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। तो ये जो नौसैनिक केंद्र बना है गुरुग्राम में, इसको बनाया जाएगा टेक्नोलॉजी हब। आर्मी नेवल फोर्स का टेक्नोलॉजी हब का काम करेगा। मतलब सारी जो सूचना होगी वो यहाँ पर सेव की जाएगी, सिक्योर करके रखी जाएगी। और इससे फायदा क्या होगा? देखिए नौसेना है, नौसेना को लाभ मिलेगा। नौसेना काम क्या करती है? समुद्री सुरक्षा काम करती है। तो हमारी समुद्री सुरक्षा क्या होगी? मजबूती मिली, समुद्री सुरक्षा को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी इसके बनने से। चूंकि टेक्नोलॉजी हब है, इसका मतलब क्या होगा? सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा यहीं पर। नौसेना के जो सभी सूचना केंद्र, प्लस संचार केंद्र, कम्युनिकेशन सेंटर, वहां से डेटा लेकर, डेटा कलेक्ट करके उसका विश्लेषण किया जाएगा। ये काम होगा यहाँ पर। और जब इतना डेटा इकट्ठा हो जाएगा तो अन्य एजेंसी के साथ शेयर किया जाएगा। अदर एजेंसीज जो काम देखती हैं, चाहे इंटेलिजेंसी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी, सीबीआई है, आईबी है, रॉ है, तो जो भी होंगी उनके साथ साझा किया जाएगा। फिलहाल हमारे लिए गुरुग्राम इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट पीटी पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट है कुकी जो समुदाय के साथ समझौता। ठीक है, तो कुकी जो समुदाय रहता कहाँ है, क्यों, कौन सा समझौता किया है, तो पहले ये पता करते हैं। तो जो कुकी और जो, ये जो दो हैं, ये हैं जनजातियां। क्या है? जनजातियां। कहाँ पर? मणिपुर में। ठीक है। और मणिपुर में संघर्ष चल रहा है दो जातियों के बीच में, हिंसक संघर्ष। तो एक तरफ है मैती समुदाय और दूसरी तरफ है कुकी और जो। दो अलग अलग है कुकी और जो समुदाय, जनजातियां हैं दोनों। ये बहुसंख्य समुदाय है जो रहता है घाटी में, और ये रहता है ऊपरी जो पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर। इनके बीच संघर्ष चल रहा है, एथनिक क्लैश बोलते हैं, नृजातीय संघर्ष, आरक्षण वगैरह को लेकर के। तो इसी को, इस हिंसक संघर्ष को कब से चल रहा है? लगभग 2-3 साल हो गए हैं। तो इसी संघर्ष को रोकने के लिए एक समझौता हुआ है, जिसका नाम नाम कुछ नहीं है, समझौता त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। त्रिपक्षीय समझौता का मतलब क्या हुआ? 3 पक्ष होंगे। 3 पक्ष में कौन कौन? देखिए, ये लोग संघर्ष कर ही रहे हैं, एक पार्टी तो यही रहेंगे। दूसरा पार्टी, वो राज्य जहां संघर्ष हो रहा है, राज्य कौन सा है? मणिपुर। तो मणिपुर सरकार रहेगी। दूसरा पक्ष होगा इसमें केंद्र सरकार। और चूंकि इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, जो देखता है गृह मंत्रालय, तो केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय। और तीसरा पक्ष कौन होगा? यही समुदाय कुकी जो संगठन जो है वो।
तो इनका जो भी संगठन उसके साथ समझौता हुआ है। रीजन समझौता फायदा क्या होता है? वही शांति स्थापित करना, चूंकि संघर्ष चल रहा है, तो शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए। हर समय सरकार का उद्देश्य क्या होता है? शांति और स्थिरता, पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये हो गया कुकी जो समुदाय के बारे में। नेक्स्ट है NIRF। रैंकिंग। ये क्या है? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। कौन जारी करता है? शिक्षा मंत्रालय। क्यों जारी करता है या किसके लिए? उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग की जाती है इसके द्वारा। उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग की रैंकिंग की जाती है ऑल इंडिया लेवल पर। इससे पता चलता है कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, कौन सा खराब चल रहा है। तो ये जो रैंकिंग होती है, ये कैटेगरी में जारी करते हैं, कई कैटेगरीज हैं। श्रेणी, कौन सी कैटेगरी में कौन टॉप पर है। जैसे एक कैटेगरी तो इनकी आती है ओवरऑल, सभी में कौन श्रेष्ठ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, कॉलेज कौन की रैंकिंग, ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जो है, डेंटल स्कूल जो है, कॉलेज है, फार्मेसी के जो हैं, ऐसे करके बहुत सारी रैंकिंग्स हैं, जारी करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज की रैंकिंग क्या है? इनकी इंडिया रैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 17 क्लासेस में 17 श्रेणी हैं कुल मिला के, उसमें जारी होती हैं। तो हम देखते हैं कि करके ओवरऑल श्रेणी में। अच्छा, जारी कब से करते हैं? 2016 से जारी किया जा रहा है। इंडिया रैंकिंग 2025 नाम से। इंडिया रैंकिंग 2025, NIRF के अंतर्गत इंडिया रैंकिंग 2025। तो ओवरऑल श्रेणी में इन्होंने जारी किया, उसमें पहला नंबर है IIT मद्रास का। IIT आप लोग जान रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा IISC बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कभी कभी इसकी लोकेशन पूछी जाती है, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि लोकेशन कहाँ है कम से कम। तीसरे नंबर पर कौन है? IIT बॉम्बे। चौथा है IIT दिल्ली। ये सभी कैटेगरियों में है, सब में श्रेष्ठ ये रहा। अब दूसरी कैटेगरी क्या है इन्होंने जो दी है? यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालयों में। यूनिवर्सिटी में सबसे पहला नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। दूसरा
JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? रिसर्च की। रिसर्च में पहला नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का, ये बेंगलुरु में है, आप लोग जान ही चुके हैं। दूसरा है IIT मद्रास का। थर्ड IIT दिल्ली। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नवाचार, इनोवेशन। नवाचार कैटेगरी में पहला नंबर IIT मद्रास, और दूसरा है IIT बॉम्बे। तो ये हो गए कुछ संस्थान। मैनेजमेंट का भी लिख लेते हैं, हो सकता है मैनेजमेंट का पूछ लिया जाए। मैनेजमेंट में पहला नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का। दूसरा है IIM बेंगलुरु। मेडिकल में अगर देखते हैं, मेडिकल चिकित्सा कैटेगरी में पहला है एम्स दिल्ली, और दूसरा PGI चंडीगढ़। तो ये हो गई रैंकिंग। नेक्स्ट न्यूज क्या है? QS रैंकिंग 2026। QS रैंकिंग 2026, ये QS संस्था है। QS क्या है? एक संस्था है। QS क्या है? एक संस्था है। QUA ACQUARRELLI क्वाकुरेली साइमंड्स, ये नाम है। लोकेटेड कहाँ है? लंदन में स्थित है। इसके द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है। रैंकिंग जो जारी की गई है शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों की। शीर्ष 100 प्रबंधन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन की सूची जारी की गई है विश्व में। सौ मत लिखिए, शीर्ष प्रबंधन संस्थानों की सूची जारी की गई है, ठीक है। तो इसमें कितने संस्थान आए हैं टोटल? 359 विश्व के हैं, ये सही है। शीर्ष 359 प्रबंधन संस्थानों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत के कितने हैं? 14, और शीर्ष 100 में भारत के 3 संस्थान हैं। कौन कौन से हैं? पहला है IIM बेंगलुरु। प्रबंधन संस्थान की बात हो रही जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जैसे अपने यहाँ है वो, तो IIM बेंगलुरु। रैंक इसकी कौन सी थी? 52nd रैंक मिली है इसको। दूसरा IIM अहमदाबाद, इसको मिला है 58th रैंक। तीसरा है कोलकाता का।
और इसको रैंक मिली है 64th। तो ये हो गई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। प्लस एक और न्यूज क्या है, विश्व के शीर्ष 10 बिजनेस स्कूल कौन से हैं। इसकी सूची भी जारी की है क्यूएस ने। क्या नाम है इनके। फर्स्ट है द व्हार्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी। स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, अमेरिका का, ये पहले नंबर पर है। दूसरा नंबर है हार्वर्ड बिजनेस ऑफ स्कूल। हार्वर्ड बिजनेस ऑफ स्कूल, ये भी अमेरिका में है। और थर्ड नंबर पर है MIT, अमेरिका। ये 3 स्कूल हो गए बिजनेस जो टॉप पर है क्यूएस के अनुसार। नेक्स्ट है तेजस मार्क 1A के लिए समझौता। ठीक है, क्या समझौता हुआ है। देखिए तेजस मार्क 1A क्या है, ये है एक लड़ाकू विमान। फाइटर एयरक्राफ्ट, जैसे कि हमने खरीदा है राफेल को, वैसे ही है तेजस मार्क 1A। और मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है इसकी, FACTURING मैन्युफैक्चरिंग है HAL के द्वारा, जो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे। इसका निर्माण HAL करता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसी के लिए समझौता हुआ है। क्या हुआ समझौता, 97 तेजस के लिए। कब तक आपूर्ति करेगा, एज यूजुअल आपूर्ति कब तक होगी, 6 साल में, क्योंकि बनाने में भी तो समय लगता है। इसके पहले 2021 में भी समझौता हुआ था। 2021 में HAL और सरकार के साथ समझौता हुआ था 83 के लिए, 83 तेजस के लिए। तो समझौता HAL का हुआ है सरकार के साथ में। HAL और रक्षा मंत्रालय या एयरफोर्स ले लीजिए, जो भी है। ये तो कुल कितने हो गए तेजस, 97 ये हो गए, 83 ये हो गए, टोटल कितना हो गया, 7 3 10 और 180। तो इतने तेजस की आपूर्ति करनी है, किसको, HAL को करनी है। किसको देगा, इंडियन एयरफोर्स को। कारण क्या है, इंडियन एयरफोर्स के पास ये स्थान लेंगे किसका, MiG-21 थे एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। ये क्या हो गए, इनको रिटायर कर दिया गया है, जिसकी वजह से एयरफोर्स के पास विमानों की संख्या बहुत तेजी से घट गई है।
विमानों की संख्या, जो फाइटर विमान होते हैं उनकी संख्या घट गई है, और जब विमानों की संख्या घट जाएगी तो हमारी जो एयर सेफ्टी है, एयर सिक्योरिटी है, वायु सुरक्षा है, वो खतरे में पड़ जाएगी। वायु सुरक्षा पर संकट है कहीं न कहीं। इसलिए हम बना रहे हैं, तेजस के लिए ऑर्डर प्लेस किया सरकार ने। इस समय सरकार के पास अगर हम देखें कितने स्क्वाड्रन हैं, कितने एयरक्राफ्ट हैं? मात्र 29 हैं। कितने में से टोटल? 42 में से। 29/42 ये स्क्वाड्रन बोलते हैं। 42 होने चाहिए, मैंने इसलिए नीचे लिखा है कितने होना चाहिए। 29 हैं हमारे पास इस समय, तो कमी कितनी की होगी घटा के देख लेंगे कितने हैं। और एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं। ठीक, तो ये हो गया इसका MiG-21 के रिटायर होने की वजह से जो जगहें खाली हुई है वहां पर इन तेजस को तैनात किया जाएगा। तेजस हमारे घरेलू स्तर पर बनाए जाएंगे, तो जो घर में बनाएंगे तो क्या होगा, हमारी हम इसमें क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, और इसमें 60-65% तक आप मान लीजिए घरेलू आइटम होगा। एक चीज यहाँ आप नोट करके लिख लीजिए एकदम परफेक्ट, क्या इसमें जो इंजन लगता है, इंजन खरीदते हैं हम, HAL इंजन खरीदता है। कहाँ से? अमेरिका की कंपनी है GE, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी से, अमेरिका की है। और पिछला समझौता जो हुआ था 2021 में 83 का, अभी इसकी डिलीवरी शुरू नहीं हुई है। क्यों डिलीवरी नहीं शुरू हो पाई? उसका कारण है इंजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इंजन की आपूर्ति में देरी के कारण। ठीक है, और इसका अभी लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है इसमें, अभी 2 इंजन आपूर्ति हो गई है, 2 इंजन मिले हैं, सप्लाई कर दिए गए हैं। तो इसका परिणाम ये हुआ है कि एक तेजस जो है, एक तेजस की डिलीवरी भी हो गई है आज की डेट में, पिछले हफ्ते डिलीवरी हो गई है HAL के द्वारा। तो ये है पूरा इसका एंटायर एपिसोड। ठीक है, यहाँ एक और चीज याद रखेंगे, जैसे HAL का जो चल रहा है, एक और एयरक्राफ्ट बना रहा है जिसका नाम है AMCA, ये 5th जनरेशन का है एयरक्राफ्ट, 5G का। फुल फॉर्म का है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट, मतलब होता है लड़ाकू, मीडियम मतलब मध्यम आकार का, एडवांस मतलब उन्नत। AFR एयरक्राफ्ट मतलब ऐसा एयरक्राफ्ट जिसमें ये 3 क्वालिटी होंगी। ये प्रोजेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ गया ज्ञान भारतम मिशन। ये क्या है, इसको लिंक करके पढ़ते हैं, भारत का ज्ञान। तो भारत का ज्ञान कहाँ है, प्राचीन पांडुलिपियों में। कहाँ है, प्राचीन पांडुलिपि में। तो जहाँ ज्ञान है, इन्हीं पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए शुरू किया गया, को संरक्षित करना प्लस इनको डिजिटाइज करना। डिजिटाइज करना मतलब क्या, स्कैन करके रखना, और जब ये कर लोगे तो क्या, ऐसे करके नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे हम, नई पीढ़ी तक पहुंचाना। अब ये मिशन है ज्ञान भारतम मिशन,
तो ये हो गया उद्देश्य, ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य हो गया। इसी की इसकी घोषणा की गई थी कब? घोषणा की गई थी इसी वाले बजट में, 2025-26 बजट में घोषणा की गई थी और अब इसको शुरू कर दिया गया है 2025 से। अब पांडुलिपियां जैसे हैं, हो सकता है पूछा जाए कहाँ कहाँ होती हैं, तो कहीं वही म्यूजियम जो होते हैं, प्राचीन पांडुलिपियां कहाँ रखी होंगी? हो सकता है म्यूजियम में रखी हो सकता है किसी मंदिर में हो या मठ में हो, जहां कहीं भी हो उन सबको लाया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। ठीक है। और इसी ज्ञान भारतम मिशन जो है, इसका एक सम्मेलन बुलाया गया है इसी पर। कहां पर? दिल्ली में। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान। देखिए नाम से पता करिए, प्रदक्षिणा मतलब क्या होता है? घूमना चारों तरफ। जैसे मंदिर में जो प्रदक्षिणा पथ होता है, गर्भगृह के चारों ओर जो स्थान होता है जिसके चारों तरफ घूम के चक्कर लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये मंदिर है, तो इसके चारों ओर जो जगह होती है जिसमें लोग घूमते हैं मंदिर के चक्र के लिए, वो होता है प्रदक्षिणा पथ। तो समुद्र प्रदक्षिणा अभियान मतलब इसका उद्देश्य क्या है? समुद्री मार्ग से क्या करना? चक्कर लगाना, भ्रमण करना। किसका? पूरे विश्व का। ये है इसका उद्देश्य। ठीक। समुद्र से जाओगे तो कोई व्हीकल चाहिए, उस व्हीकल का नाम क्या होगा? उसका नाम है IASV, इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल। सेलिंग मतलब तैराने वाला, सेल करते जो नहीं SAIL, वेसल मतलब होता है पात्र। भारतीय सेना का नाम क्या होगा? IASV त्रिवेणी। इसी पर सवार होकर जाएंगे। ठीक है। कौन कौन जाएगा? कौन यात्रा करेगा इस पे? मतलब यात्री कौन है? अगर देखा जाए तो शब्द सही क्या? यात्री। तो यात्री हैं 10 महिला अधिकारी। यहाँ पर 10 महिला अधिकारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है, ये 10 महिला अधिकारी तीनों सेनाओं से हैं। तीनों सेनाओं से ली गई हैं। याद रखेंगे ये। कहाँ से आरंभ करेंगे? करेंगे नहीं, आरंभ किया गया। आरंभ कहाँ से हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया से। गेटवे ऑफ, ये कहाँ है? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। एक इंडिया गेट है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, इंडिया गेट दिल्ली में है, जो शहीदों की स्मृति में बनवाया गया एक स्थल है। और आरंभ हो गया, किसने आरंभ किया इसका? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आरंभ किया है। कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, सो राजनाथ सिंह द्वारा रवाना किया गया। अब ये जब जाएंगे तो इनको कुछ वहां पर क्या क्या करेंगे वो इनके बारे में कुछ बातें, जैसे इसको लीड कौन कर रहा है? 10 लोगों में नेतृत्व कर रही हैं अनुजा बरूडकर। लेफ्टिनेंट कर्नल हैं।
कितनी दूरी तय करेंगे? लगभग 26,000 नॉटिकल माइल। कितने दिनों में? 9 माह में वापस आएंगे। कहाँ कहाँ से गुजरेंगे? 3 केप हैं, वहां से गुजरेंगे। जैसे एक है केप ल्यूविन, दूसरा केप ऑफ हार्म, तीसरा है केप ऑफ गुड होप। इन 3 जगहों से गुजरेंगी। और वापसी कब होगी भारत में? वापसी नेक्स्ट ईयर 2026 के मार्च महीने में ये वापस आएंगे। तो ये हो गया इसके बारे में। एक और चीज इसके पहले घटना हुई थी, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले भी यात्रा पर गए थे। तो उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था? उसका नाम था INSV तारिणी। ये क्वेश्चन पूछा गया था जब ये यात्रा हुई थी। यहाँ पर ये नेवी का वेसल है। यहाँ ए लिखा हुआ था ना ऊपर, इंडियन आर्मी, ये हो गया इंडियन नेवल, इंडियन नेवी सेलिंग वेसल। इससे गए थे। कब गए थे? 2024 में। 2 अक्टूबर 2024 से वापसी हुई थी मई 2025 में। ये परिक्रमा पूरा हो गया था और इसका नाम रखा गया था नाविका सागर परिक्रमा। नाविका सागर परिक्रमा इसका नाम दिया गया था। इसमें भी समुद्री रास्ते से ही चक्कर लगाया गया था। समुद्री रास्ते से पृथ्वी का चक्कर लगाया था, महिलाओं के द्वारा ही लगाया गया था। महिला अधिकारी थी उनके द्वारा। नेक्स्ट क्या न्यूज है? मिग विमानों की विदाई। इंडियन एयरफोर्स से मिग विमानों की विदाई। देखिए, इसी से जुड़ी हुई सारी न्यूज थी। ये विदाई हो गई, इसीलिए हमें तेजस खरीदने पड़ रहे हैं। मिग विमान MiG-21 ये इंडियन एयरफोर्स में थे। शामिल कब हुए थे? शामिल होने को बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्टेड हुए थे 1963 में, इन्हें भारतीय सेना में शामिल किया गया। ये सुपरसोनिक फाइटर जेट थे। सुपरसोनिक से सिर्फ स्पीड पता चलती है, मतलब साउंड की स्पीड से ज्यादा थे। और ये हमने रूस से खरीदे थे। तो ये रूस से खरीदे थे, तो ये हमारा क्या दिखाता है? भारत रूस संबंधों की मजबूती। भारत रूस संबंधों की मजबूती को दिखाता है। तो ये 62 सालों से सेना में थे, तो इनको विदाई दे दी गई, इनको रिटायर कर दिया गया। विदाई कैसे देते हैं? सलूट देकर। सलूट कौन सा होता है? वाटर कैनन सलूट बोलते हैं। याद करने की जरूरत नहीं है, होता कुछ नहीं, पानी का फव्वारा बहुत तेजी से विमान पर छोड़ा जाता है। तो ये हो गए इसके बारे में। और ये कहाँ कहाँ हमने यूज किए इसको। एक और काम किया गया, यूज कब किया गया? जैसे 1965 का वार पाकिस्तान से, 1971, 1999 कारगिल वार, और अभी हम लोगों ने 2019 में किया। बहुत सारी लगभग युद्धों में इस्तेमाल होते ही रहे हैं। प्लस इनके लिए एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया है।
नेक्स्ट, अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया। क्या किया गया? अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण। कहाँ से? रेल आधारित प्लेटफॉर्म से। रेल आधारित। रेलवे के ऊपर रखकर इसको टेस्ट किया गया। फायदा क्या होगा इसका? क्योंकि पूरे भारत में रेलवे है, पूरे भारत में रेलवे लाइन है, तो हम कहीं से भी मिसाइल को लॉन्च कर पाएंगे बहुत तेजी से। इसकी मारक क्षमता को बोलते हैं रेंज। रेंज है इसकी 2000 किलोमीटर की। टेस्ट कहाँ से किया गया? टेस्टिंग वही उड़ीसा का जो टेस्टिंग रेंज है, ओडिशा का इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर। टेस्टिंग रेंज चांदीपुर, वहां से टेस्ट किया गया। और इस मिसाइल के बारे में क्या है? ये कनस्तर में रखी जाती है। कनस्टराइज्ड मिसाइल होती है ये। तो ये हो गया अग्नि प्राइम के बारे में। और नेक्स्ट क्या है? एक राज्य से न्यूज क्या है? दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ये हम लोग राज्य से स्टार्ट करनी है। एक दो न्यूज इसमें होगी, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं हम लोग। कौन से राज्य ने शुरू किया है? हरियाणा के द्वारा। क्यों? लाडो का मतलब महिलाओं से जुड़ी हुई है, तो महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए। महिलाओं की सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हेतु। लाभ किसको मिलेगा? आयु जिनकी 23 से 60 वर्ष की हो। और लाभ 2100 रुपया किसको? जिसकी आय 1 लाख रुपए तक हो। एक लाख रुपए से कम हो जिसकी वार्षिक आय, उनको इसका लाभ मिलेगा। ये है शर्त। ऐसे ही एक वहां शुरू की गई है बिहार में। नाम क्या है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये योजना इसलिए चर्चा में है क्योंकि बिहार में हो रहे हैं चुनाव। चुनाव से जस्ट पहले बिहार की सरकार ने घोषित किया है। बाई बिहार और कारण पर्पज क्या है? नाम ही लिखा हुआ महिला रोजगार, तो महिलाओं को रोजगार प्रोत्साहन हेतु, बेसिकली स्व उद्यम के लिए है। लाभ क्या मिलेगा? 10,000 रुपए दिए गए हैं
महिलाओं को। और कितनों को दिया गया है, लाभार्थी कितने हैं? 75 लाख महिलाओं को ट्रांसफर किया गया 10,000 रुपए स्वरोजगार के लिए। तो हम लोग खत्म कर चुके हैं अब क्या, नेशनल खत्म कर चुके हैं, शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो फर्स्ट न्यूज क्या है अंतर्राष्ट्रीय में? नेपाल में जन जी का प्रोटेस्ट। जन जी, जेड को जी बोलते, जनजेट आंदोलन। नेपाल में जन जी प्रोटेस्ट। तो यहाँ पर जन जी क्या है पहले ये समझते हैं। जन, जन मतलब जनरेशन, जेड ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनका जन्म, वो लोग जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है, ये वो लोग हैं। और इन लोगों की खास बात क्या है? ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ बड़े हुए हैं। मतलब इनका जन्म हुआ और ये उसी के साथ बड़े हुए, इंटरनेट इनको साथ में मिला, पैदाइशी इंटरनेट को मिला, के साथ बड़े हुए। और इन लोगों को डिजिटल नेटिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिजिटल नेटिव। नेटिव का मतलब जो लोकल होते हैं, नेटिव मतलब देसी, डिजिटल के साथ लगे हुए, डिजिटल नेटिव्स भी कहते हैं। जैसे वी आर नेटिव ऑफ इंडिया, या आपका जो लोकल स्थान है वैसे। तो ये जनजेड हो गए। इनके द्वारा क्या किया गया था? इन जनजेड के लोगों के द्वारा आंदोलन किया गया नेपाल में, जिसे जनजी प्रोटेस्ट के नाम से जाना जाता है। क्यों किया गया आंदोलन? इसलिए किया गया क्योंकि सरकार के द्वारा सोशल मीडिया, सरकार के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप सारे नाम लिख सकते हैं। फेसबुक हो गया, ठीक है, ट्विटर, यूट्यूब, जो भी है, इन सब पर सरकार के द्वारा बैन लगा दिया गया। प्लस दूसरा कारण था भ्रष्टाचार। सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार। इन दोनों ही कारणों से क्या शुरू हुआ? आंदोलन। किसके द्वारा? जनजी लोगों के द्वारा। जनजी जो नेपाल के ही लोग हैं, ऐसा नहीं हम लोग भी जनजी में आ सकते हैं जिनका जन्म 97 से 2012 के बीच में हुआ है। तो इनके द्वारा आंदोलन किया गया। आंदोलन के बाद वहां के प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली। इनको क्या करना पड़ा? इनका हुआ इस्तीफा नहीं दिया, तख्ता पलट हो गया। और आप लोगों ने अगर देखा होगा तो यहाँ के जो मंत्री थे उनको ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने खूब पिटाई की, मंत्री सांसद जो भी थे। तख्ता पलट हुआ और इस तख्ता पलट के बाद अंतरिम पीएम जो है नियुक्त की गई। कौन? सुशीला गार्की या कार्की। अंतरिम पीएम नियुक्त किया गया सुशीला कार्की को। ये फर्स्ट महिला पीएम भी हो गई हैं, फर्स्ट वुमेन पीएम। प्लस ये सीजीआई भी थी, वहां सीजीआई कहते हैं, फर्स्ट चीफ जस्टिस थी।
फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल थी वहाँ पर, फर्स्ट चीफ जस्टिस वुमेन में, ठीक है। तो इनको शपथ दिलाई गई अंतरिम प्रधानमंत्री की, और इनकी एजुकेशन की हुई है कहाँ से? बीएचयू से पढ़ी हुई हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, अपने मतलब भारत से पढ़ी हुई हैं। तो इस क्रम में कुछ घोषणाएं भी की गई। ये जो प्रोटेस्ट हुआ सारा, इसका परिणाम क्या हुआ? 17 सितंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया गया। और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको 15 लाख मुआवजा, जिनकी डेथ हो गई है उनको प्रोटेस्ट में डेथ से मुआवजा, 15 लाख का मुआवजा दिया जाएगा जिनकी मृत्यु हो गई है प्रोटेस्ट में, और इन लोगों को बलिदानी का दर्जा दिया गया है कि इन लोगों ने अपना बलिदान दिया है। नेक्स्ट न्यूज क्या है? मॉरिशस के पीएम की भारत यात्रा। मॉरिशस के पीएम की भारत यात्रा। नाम क्या है मॉरिशस के पीएम का, प्रधानमंत्री का? नवीन चंद्र राम गुलाम। ये भारत की यात्रा पर आए थे, प्लस ये बनारस गए, कहाँ गए? वाराणसी में भी गए। वहां पर एयरपोर्ट का नाम पूछा जाता है, वाराणसी के एयरपोर्ट का नाम है लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर, तो वहीं पर उतरे लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। और क्या बातें हुई? एक इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा की गई सरकार ने की। आर्थिक पैकेज कितने का? 680 मिलियन डॉलर। और इसके तहत मॉरिशस में विकास प्रोजेक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। इसीलिए पैसे दिए जाते कि वहाँ विकास के काम हो और भारत का जो सॉफ्ट पावर हो वो मजबूत हो। प्लस एक वहाँ पर आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा मॉरिशस में, आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। इनको लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी गई। प्लस यहाँ पर भारत की जो नीति है, जो भी हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनके कौन सी नीति है? पड़ोस प्रथम की नीति, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारत फॉलो करता है। प्लस महासागर की पॉलिसी, MAHASAGAR, ये याद रखेंगे जब भी कोई आता है पड़ोसी, यही नीति लिखी जाती है। महासागर का फुल फॉर्म महा हो जाएगा म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। किस लिए? फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, फॉर एस फॉर सिक्योरिटी, ए फॉर एंड, जी फॉर ग्रोथ। यहां तक पहुंच गए हम लोग। ए फॉर अक्रॉस, आर फॉर रीजन, अक्रॉस द रीजन। कभी कभी फुल फॉर्म पूछा जाता है, सो याद रखेंगे। ये नीति भारत अनुसरित, इस नीति का भारत पालन करता है। और क्या बातें हुई? चागोस द्वीप पर इसको कब्जा मिल गया है, ब्रिटेन से, तो इसके लिए भारत ने बधाई दी है।
प्लस हम वहां पर एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाएंगे 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। हो सकता है पूछ ले जाए, सो याद रखेंगे। इसके अलावा इनके कुछ कार्यक्रम थे। जहां गए उनके नाम हमें जनरली पता होना चाहिए। जैसे ये राजघाट पर गए। क्यों गए राजघाट पर? कौन है? गांधी जी की समाधि है तो वहां माल्यार्पण के लिए। दूसरा, सदैव अटल घाट पर गए। यहाँ पर कौन है? अटल से अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि है। अटल बिहारी की समाधि है। प्लस एक और घाट था दशाश्वमेध घाट। ये कहाँ है? वाराणसी में। तो मैचिंग वगैरह का आता है सो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, सिंगापुर के पीएम आए थे भारत पर। सिंगापुर के पीएम की भारत यात्रा। नाम क्या है इनका? लॉरेंस वांग। क्या बातचीत हुई? व्यापार पर, व्यापार निवेश ईटीसी। कहीं पूछा तो आपसे जाना नहीं। मुख्य बात क्या यहाँ पर हुई? SMR के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग को लेकर बात हुई। SMR क्या है? स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर। छोटे छोटे रिएक्टर्स बनाए जाएंगे जिनसे विद्युत उत्पादन का काम किया जाएगा। 4 या 5 बनाने हैं। 2032 तक का टारगेट रखा है इसी बजट में। ठीक है, तो ये इतनी ही बातें हुई। नेक्स्ट न्यूज क्या है यहाँ पर? टू स्टेट थियोरी का समर्थन। ये है क्या? किस संदर्भ में चर्चा में रहता है? टू स्टेट कौन से? इजराइल प्लस फिलिस्तीन, ये 2 राज्य हो गए। मतलब दोनों ही जो वहां संघर्ष चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, इसका विकल्प यह है कि 2 राज्य बनाए जाएं, 2 देश बनाए जाएं, एक हो इजराइल और दूसरा हो फिलिस्तीन। यही है टू स्टेट थियोरी। तो भारत इसका समर्थन करता है। अभी इसके लिए एक प्रस्ताव लाया गया। उस प्रस्ताव का नाम था न्यूयॉर्क घोषणा पत्र। क्या लाएगा? न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन। कहां पर पेश किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा में। अब वहां जब पेश किया जाता है तो वोटिंग होती है। तो इसका समर्थन कितने लोगों ने किया? इस प्रस्ताव का जो समर्थक थे, भारत प्लस खाड़ी देश, गल्फ कंट्रीज जो हैं, ये समर्थक रहे इसके। इसी न्यूयॉर्क घोषणा पत्र में टू स्टेट थ्योरी की बात की गई। बात पहले चल रही है लेकिन इसमें भी इसकी बात की गई, टू स्टेट थ्योरी की समर्थन किया गया इसका। क्यों? क्योंकि ये एक शांतिपूर्ण समाधान हो सकता है। मतलब वहां जो संघर्ष चल रहा है हमास के साथ में उसको लिए। लेकिन इसके
विपक्ष में कौन रहा? विपक्ष में एक नाम तो है अमेरिका, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा हंगरी और इजराइल तो होगा ही होगा, क्योंकि इजराइल का ही तो बंटवारा हो रहा है। ठीक, तो ये था वहां पर जो प्रस्ताव लाया गया। इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट न्यूज में है कि फ्रांस और यूक्रेन ने, इसी को आगे बढ़ाते हैं, फ्रांस ब्रिटेन, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया समेत 11 देशों देशों 11 देशों द्वारा फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में मान्यता। इसको नेक्स्ट न्यूज में ही ले लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज वहां है भी 5। अब इसके बारे में क्या है, राष्ट्र के रूप में इतने देशों ने और मान्यता दे दी है। शुरुआत कब हुई? एक है फिलिस्तीन राष्ट्रीय परिषद, इसने 1988 में स्वयं को राष्ट्र घोषित किया था। मतलब इसका क्या हुआ? टू स्टेट थियरी का समर्थन। तो इस बात का समर्थन किसने किया? भारत, चीन, रूस और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उन लोगों ने इसका समर्थन किया तुरंत। और इसी को आगे बढ़ाते हुए जब इसने अपने आप को राष्ट्र घोषित कर दिया, इसका मतलब टू स्टेट सोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया जा रहा है। जो लोग एक्सेप्ट करेंगे इसका मतलब दो राष्ट्र बनेंगे। आज इसके कितने समर्थक हो गए हैं टू स्टेट थियरी के? 157 देश समर्थन करते हैं। कुल कितने देश है यूएन में? 193 देशों में से लगभग 81% लोगों का या देश का समर्थन है। नेक्स्ट है नासा का परसीवरेंस रोवर। इसने कुछ नई खोजें निकाली हैं। पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए परसीवरेंस रोवर क्या है। ये भेजा गया था मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। केतु गया था बाई नासा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। ठीक, तो इसने अभी क्या किया है, बायो सिग्नेचर के
बायो सिग्नेचर के संकेत भेजे हैं। बायो सिग्नेचर क्या होता है? नासा परजीवरंश ने मंगल ग्रह पर बायो सिग्नेचर के संकेत भेजे हैं। बायो सिग्नेचर क्या है? जीवन के संकेत। जीवन के संकेत। बायो का मतलब होता है जीवन। जैसे वहां पर कोई रासायनिक खनिज संकेत मिले हों, मतलब भौतिक, रासायनिक और संरचनात्मक संकेत। जो ग्रह पर जीवन को जो ग्रह पर जीवन की गतिविधियों से जुड़े हों। बायो सिग्नेचर का सिंपल अर्थ ये है कि किसी ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के संदर्भ में जो संकेत मिलते हैं वही है। तो संकेत जो मिले हैं कहाँ मिले हैं? जेजेरो क्रेटर में। जेजेरो क्रेटर कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर। वहीं पर इसके संकेत मिले हैं। यहाँ पर जेजेरो क्रेटर में एक लोकेशन है ब्राइट एंजल फॉर्मेशन। ब्राइट एंजल फॉर्मेशन, यहीं पर संकेत मिले हैं इसके। इसका लाभ क्या होगा? इससे फायदा होगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई ये जानकारी हमें प्राप्त हो पाएगी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई हम ये जान सकते हैं। दूसरा, क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है? में कहीं और जीवन है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट है थाईलैंड के नए पीएम। हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं, लास्ट में जो दर्पण पढ़ी होगी हमने, वहां पर एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था तब, जब वहां की पीएम को बर्खास्त कर दिया गया था। रीजन क्या था? कंबोडिया और थाईलैंड की सेना में झड़प हुई थी। इस झड़प को लेकर दोनों पीएम के बीच बात हुई, कंबोडिया और थाईलैंड की। तो थाईलैंड की पीएम जो थी, थाई पीएम, उनका नाम था पैन पैन पैंटोंग टार्न। पैंटोंग टार्न सिनवात्रा। पैंटो सिनवात्रा। इन्होंने बात जो की थी उसमें अंकल आंटी शब्द का प्रयोग किया था, जो बात कर रही थी। इस वजह से इनको बर्खास्त कर दिया गया था भाई, वहां की जो कोर्ट है, संवैधानिक अदालत द्वारा, थाईलैंड की। ठीक। तो अभी नए पीएम बने हैं थाईलैंड के,
उनका नाम क्या है वो हमें अनुत्तीन अनुतिन अनुतिन चार्न विराकुल। तो अनुतिन करके याद रखेंगे, टिक करने को आएगा तो आप लोग टिक कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू।